गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में आप लोग मोलैलिटी को स्टडी किए थे। तो मोलैलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और हम लोग जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो हमेशा केजी में लेते हैं। तो अगर कभी भी हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी को छोड़कर किसी दूसरे यूनिट में होगा तो फर्स्ट हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ से आप लोगों ने मोलैलिटी का एक्सप्रेशन देखा होगा कि मोलैलिटी स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो एन सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं हमेशा ध्यान रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट का मास हमेशा किस चीज़ में होना चाहिए, केजी में। अगर केजी को छोड़कर किसी दूसरे यूनिट में ग्राम में है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा इन ग्राम आ गया तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके तो इंटू 10⁻³ तो अपने आप से ये केजी में कन्वर्ट हो गया। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल्स टू बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू व्हाट 1000 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉरी, जैसे ही ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मतलब अब वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, ग्राम में। और अगर आपको याद होगा मोलैलिटी वाले केस में मैं आपको बताया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल्स इंटू 1000 इज बेसिकली मिली मोल्स। तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर हम लोग मिली मोल्स ले लिए हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, ग्राम में, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर में आप इसको स्टडी किए थे, राइट। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, राइट। चलिए देखिए, इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स, राइट। कैपिटल एक्स से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ यूँ, ठीक है। स्ट्रेट एक्स नहीं, हल्का सा हम लोग टेढ़ा करके लिखते हैं, कर्ल टाइप का। देखिए, पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा बेसिकली व्हाट इज फ्रैक्शन। अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर सपोज करो कि आपके पास मान लीजिए कि ये इतना बड़ा एक बॉक्स है, इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 1 2 3, राइट। और इस बॉक्स, इस पार्ट का मैं आपको लिखना बताऊं कि इस पार्ट, ये पार्ट कितना पार्ट है इस पूरे बॉक्स का, आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो कैसे हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं, तो इस पार्ट को लिखेंगे, ये हमारा ओवरऑल जो बॉक्स था वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये पार्ट उसका 1 पार्ट है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ये टोटल ओवरऑल पार्ट कितना है, 3, राइट। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/3, ये भी हो गया हमारा 1/3, ये भी हो गया हमारा 1/3, राइट। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक को एक साथ रिप्रेजेंट करने का बोलूँ कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो ये पूरा पार्ट ओवरऑल 3, तो जो ओवरऑल होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, बाकी जिस भी पार्ट के लिए पूछा जाए उसका वैल्यू, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो टोटल 2 हो गया, दैट इज 2/3, राइट। तो फ्रैक्शन हम लोग हमेशा कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का लिखते हैं कि उसका जो खुद का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे इस पार्ट के लिए खुद का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, इस तीनों में से 1 और डिवाइडेड बाय द टोटल, राइट। यही जैसे इस पूरे के लिए मैं लिखने के लिए आपको बोला, जैसे खुद का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 और 1 दो मिला के 2 और ये ओवरऑल कितना है 3। तो जितना भी उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है डिवाइडेड बाय द टोटल, इसी को हम लोग हमेशा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे किसका फ्रैक्शन लिखना है हम लोग को, मोल का फ्रैक्शन। दैट मीन्स जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, क्योंकि मोल के टर्म्स में फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यू के टर्म्स में फ्रैक्शन लिखना था, राइट। आई बात समझ में। तो आप ये तो जानते होंगे कि सॉल्यूशन का जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमारा मिनिमम 2 कंपोनेंट होता है। मिनिमम क्या, कंपोनेंट तो 2 ही होता है हमारा, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अगर ये हमारा एक सॉल्यूशन है तो इसमें 2 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, एक तो होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा होगा आपका कंपोनेंट कौन सा, आपका सॉल्वेंट, राइट। होगा नहीं होगा, होगा। अब देखिए यही दोनों मिलकर के हमारा क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोगों ने पूछ दिया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन तो जिसका भी पूछा जाए उसका खुद का वैल्यू ऊपर में, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय तो मेरा टोटल वैल्यू होता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही हो जाएगा हमारा।
तो मोल फ्रैक्शन इट इज सिंपली मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज x, दैट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन हमेशा कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन उसका खुद का जितना वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाय द टोटल। यहाँ पे मोल का फ्रैक्शन लिखना है तो उसका खुद का जितना मोल होगा 100 डिवाइडेड बाय द टोटल मोल। इसी से हम लोग ऑलवेज किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन। मैथमेटिकली हमेशा इसी चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है भाई, तो 2 कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट, एक है हमारा क्या चीज, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के लिए भी हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। नाउ तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने को लिखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन इज द मोल ऑफ द कंपोनेंट या दैट कंपोनेंट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है मतलब मोल्स ऑफ क्या चीज हो जाएगा ऊपर में, सॉल्यूट। तो इट इज बेसिकली इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसका भी फ्रैक्शन लिखना है उसका खुद का वैल्यू ऊपर लिखते हैं, तो सॉल्यूट का लिखना था इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ले लिए, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल किसका किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो फिर से सॉल्वेंट का लिखना है तो मोल ऑफ द कंपोनेंट, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मिला करके, तो डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो हमारा टोटल हो गया, राइट। आई बात समझ में, तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन मैथमेटिकली, तो जिस भी कंपोनेंट का आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए मोल के टर्म्स में, उसका मोल हम लोग ऊपर में कंसीडर कर लेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इट इज इक्वल टू द मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वहीं पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ दें तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। क्लियर, आई बात समझ में। शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट करना मैं बता ही चुका था। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें सॉल्यूट का, तो इट विल बी इक्वल टू, ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब n सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, राइट। वहीं पर अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिखना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन। क्लियर, होप आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी के लिए भी मोल फ्रैक्शन का ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए चलिए देखिए, इन एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, तो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन देखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इट विल बी इक्वल टू बेसिकली व्हाट, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जबकि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिखेंगे, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स निकालना तो आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में, जनरली मास के टर्म्स में दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को ऐड करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये एक्चुअल में कितना के इक्वल में होगा। जैसे हमारा ये था बॉक्स, इसको हम लोगों ने सपोज करो 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा 1/3, इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा 1/3, इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा 1/3। तो इस पूरे बॉक्स में अगर हम लोग तीनों पार्ट को ऐड कर दें, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3, हम लोग ले सकते हैं एलसीएम 1 + 1 + 1 दैट इज ऊपर में भी 3, तो ये कितना टाइम्स कैंसिल हो गया 1, राइट। तो फ्रैक्शन अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का उसके हर एक पार्ट का फ्रैक्शन लेकर के जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना आना चाहिए 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास, हम लोग तो सॉल्यूशन के केस में स्टडी करना है, तो उसमें 2 ही तो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक दूसरा क्या है हमारा सॉल्वेंट। तो अगर उन दोनों का हम फ्रैक्शन लेकर के ऐड कर दे, चाहे कोई सा वाला फ्रैक्शन हो, तो इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग निकाल करके देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। सो अब देखो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये कितना है हमारा, इक्वल टू, इट इज इक्वल टू बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है नहीं है हमारा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दोनों जगह देखो आप, डिनोमिनेटर सेम है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब उसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हम लोग एक साथ लिख लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर इधर इधर में देखें तो ये दोनों हमारा सेम है, मतलब कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, और जितने टाइम्स में कैंसिल हुआ उसको हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, तो 1 टाइम्स से कैंसिल हो गया तो हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बीच में कौन सा साइन है, तो प्लस साइन। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है, तो इसको हमारा 1 से कैंसिल हो गया और हम लोग न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर में देखो क्या वैल्यू आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में भी क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये ऊपर वाला पूरा वैल्यू पूरा वाला नीचे वाले से कैंसिल, टाइम कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में। जरा देखो आप, तो फ्रैक्शन के सम का वैल्यू 1 आना चाहिए कि नहीं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू ऑलवेज कितना के इक्वल में होगा, 1 के इक्वल में। किसके इक्वल में होगा, 1 के इक्वल में। तो इन एनी सॉल्यूशन, गांठ बांध के इस बात को याद रख लो आप, इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में सिंस 2 ही कंपोनेंट होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितना के इक्वल टू में हमेशा होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा कितना के इक्वल में होता है 1। तो अगर आप एक किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप डिटरमाइन कर लिए हो, तो आपको दूसरे के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे निकालने के लिए एक 1 में से उसको क्या कर देंगे, सेकंड वाले को माइनस कर देंगे, तो अपने आप हमारा जो कैलकुलेट करना है उसको आ जाएगा वैल्यू, राइट। क्लियर, होप समझ में आ रही होगी बात, क्लियर आई बात समझ में। तो मोल फ्रैक्शन का आपको समझ में आया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल। एंड हमेशा ध्यान रखना है, इन एनी सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना के इक्वल में होगा, 1 के इक्वल में होगा, राइट। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, a solution contains a solution contains 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली C2H5OH एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर H2O से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन
डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हम लोग को दोनों के दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने को है, राइट। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखे, पहले तो देख लेंगे हमारा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, राइट। जैसे इस केस में 92 ग्राम क्या चाहिए हमारा इथाइल अल्कोहल, तो मास इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा है एंड 54 ग्राम वाटर, दैट मीन्स वाटर का मास कम है, तो जो कम अमाउंट में होता है दैट इज सोल्यूट। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन सोल्यूट हमारा वाटर हो गया, सॉल्वेंट हो गया इथाइल अल्कोहल। क्लियर, मैं आपको ये पहचानना बता चुका हूँ पहले, ठीक है। चलिए नाउ अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज कीजिए कि हम लोग लिखना चाहते हैं वाटर, तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका हम लोग ऊपर में क्या ले लेंगे भाई, मोल, तो दैट विल बी मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। तो यहाँ पे किस किस का मिक्सचर है, इथाइल अल्कोहल का, वाटर का, तो दैट विल बी इक्वल टू द मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH। इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों का मोल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले मोल कैलकुलेट करते हैं। नाउ मोल ऑफ वाटर, इसका हम लोग को मास दिया हुआ है, तो मास के टर्म्स में क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट। गिवन मास ऑफ वाटर दैट इज 54 ग्राम में होना चाहिए, आपको बता चुका हूँ, तो ग्राम में दिया ही हुआ है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास अगर वाटर का निकालेंगे तो 18 ग्राम होगा, दैट विल बी हाइड्रोजन का 1 into 2 दैट इज 2 और ऑक्सीजन का 16, दैट इज बेसिकली 18 ग्राम। मोलर मास हमेशा 1 मोल का मास होता है, इसलिए ग्राम में होता है, तो 18। कितना आ गया आपको वैल्यू, दैट इज 3 बेसिकली, ठीक है। 3 मोल्स, 3 मोल्स नहीं, हाँ मोल्स हम लोग को निकालना था, दैट इज 3 मोल्स। सिमिलरली हम लोग को मोल निकालना है क्या चीज़ का, इथाइल अल्कोहल का, दैट इज मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इट विल बी इक्वल टू बेसिकली वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH डिवाइडेड बाय द मोलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH, राइट। चलिए तो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हम लोग को दिया हुआ है मास ग्राम में, दैट इज 92 डिवाइडेड बाय इसका मोलर वेट अगर हम निकालें C2H5OH, तो कार्बन का होता है 12 into 2 24, हाइड्रोजन 5 और इधर एक 1 है तो 6, तो 1 into 6 दैट इज 6 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 1 2 2 4 दैट इज 46, तो 46 इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स में हो गया, तो 2 मोल्स। दोनों का हम लोग मोल्स निकाल चुके हैं, अब वैल्यू ही तो पुट कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर हाउ मच 3, दैट इज बेसिकली 3 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर दैट इज 3 प्लस मोल ऑफ C2H5OH दैट इज हाउ मच 2, दैट इज 2, दैट इज ये हो गया बेसिकली 3/5, तो ये 5 30 0.60। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। हम लोग को दोनों कंपोनेंट का निकालना था, तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकालना चाहेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो फिर से फॉर्मूला लिख लें, क्यों, जरूरी तो नहीं है, यही तो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल में होगा, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, वाटर, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.60, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आ गया 0.40, दैट इज द आंसर। क्लियर, समझ में आई बात, होप आपको समझ में चीज़ें अच्छी तरीके से आई होंगी, काफ़ी आसान है ये। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, राइट, समझ में आया बात। तो इस टाइप से हम लोग रिटर्न, तो अगर एक कंपोनेंट का आपको कैलकुलेट हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे कंपोनेंट का हम लोग बैठ करके कैलकुलेट ही करें, हम लोग क्या कर लेंगे उसको, हम लोग आसानी से उसमें क्या कर लेंगे, तो आसानी से एक का निकाल लेंगे, और तो हमको पता है कि दो कंपोनेंट दोनों के सम हमारा मोल फ्रैक्शन का 1 के इक्वल में होगा, तो सेकंड वाले का हम लोग 1 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, अपने आप ये आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आसान है एकदम। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस बशर्ते दो ही कंडीशन है ही, सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब पहचानने आना चाहिए, फॉर्मूलाज ध्यान में होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। बस क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 100% चांसेस रहते हैं बनने का, एक्यूरेट सही बनने का। तो इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में हो, तो वो सॉल्व करने का हमारा सॉल्व करना ही चाहिए, और सही भी होता है अगर आप अच्छे से स्टडी कर रखे होगे, तो गलत होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
क्वेश्चन है आपका 200 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन 200 ml of an aqueous solution 200 ml of an aqueous solution of density 1.2 gram per ml of density 1.2 gram per ml contains 60 gram of NaOH. Right, find the mole fraction of NaOH. फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. राइट, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, वो पहले लिख लेते हैं. 200 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक्वा मतलब होता है वाटर, वाटर में डिजोल्व किया हुआ सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हो गया वाटर. तो 200 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज हाउ मच? इट इज बेसिकली 200 ml. राइट, ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज बेसिकली 1.2 ग्राम पर ml. राइट, कंटेन 60 ग्राम ऑफ NaOH. एक्वा सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट हो गया वाटर, तो NaOH क्या हो गया? सॉल्यूट. तो मास ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूट है हमारा, उसका मास दिया हुआ है आपको 60 ग्राम. राइट, आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. तो अगर हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसका निकालना है उसका मोल हम लोग ऊपर ले लेते हैं, दैट इज बेसिकली मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स. टोटल मोल्स तो एक तो NaOH खुद होगा, तो मोल्स ऑफ NaOH ये सॉल्यूट हो गया. सॉल्वेंट क्या है हमारा? मैं आपको बताया एक्वस मतलब सॉल्वेंट हो गया वाटर, प्लस मोल ऑफ वाटर. तो ये हम लोग कैलकुलेट करने को है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा मोल ऑफ NaOH एंड मोल ऑफ वाटर. राइट, तो मोल ऑफ NaOH तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वही कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ मोल्स ऑफ NaOH it will be equal to the given weight of NaOH in gram divided by the molar weight of NaOH. right, now given weight of NaOH in gram, that is ग्राम में कितना दिया हुआ है? 60, और इसका मोलर वेट आप निकालोगे तो होता है 40. अब बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए याद है. तो 2 3 या 6, 2 2 या 4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 मोल्स. तो मोल्स ऑफ NaOH जो कि ये पार्ट आ चुका है, हम लोग को निकालना है मोल ऑफ वाटर. तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा वो तो पहले आप देख लो. नाउ मोल ऑफ वाटर इट विल बी इक्वल टू, मास के टर्म्स में निकालेंगे तो गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ वाटर. तो मोलर वेट ऑफ वाटर तो 18 होता है, हम लोग को पता है. हम लोग को चाहिए मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर तो कहीं नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हुआ है. तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं. देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किस चीज का? सॉल्यूशन का. राइट, डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर ml, वॉल्यूम का भी यूनिट है ml, मतलब सेम है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ तो हम लोग को निकालना है यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन. क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तो मालूम है, तो अगर सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा किसके से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, तो सॉल्वेंट का मास नहीं कैलकुलेट हो जाएगा. इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू हमारा सिंपली डेंसिटी इनटू व्हाट? वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज 1.2, यूनिट तो सेम है ही हमारा, एंड वॉल्यूम इज हाउ मच? 200, दैट इज 12 2 या 24, दैट इज 240 ग्राम. ये किसका मास आ गया? सॉल्यूशन का मास. हम लोग को NaOH क्या है? सॉल्यूट है, तो अब तो वाटर का मास निकल सकता है. देन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ NaOH जो कि क्या है हमारा? बेसिकली सॉल्यूट, प्लस मास ऑफ वाटर जो कि बेसिकली क्या है हमारा? सॉल्वेंट.
इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। किसके मास के बराबर में होगा? सॉल्यूशन के मास के बराबर में होगा। नाउ मास ऑफ NaOH कितना ग्राम दिया हुआ है? 60 ग्राम प्लस हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा? 240 ग्राम, दैट इज 240। तो मास ऑफ वाटर यहाँ से निकल गया, तो मास ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 240 माइनस 60। यूनिट किस चीज में सारा का मास का है? ग्राम में, दैट इज बेसिकली हाउ मच? 180 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ वाटर आ गया। अब हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर दैट इज 180 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालेंगे तो 18 होगा। तो 18 से ये कितना टाइम्स में कट गया? 10। तो कितना मोल्स आ गया वाटर का? 10 मोल्स आ गया वाटर का। तो 10 मोल्स आ गया वाटर का, पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब तो आसान है कि अभी भी मुश्किल है? तो नहीं। तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का नहीं, सॉरी NaOH का, तो इट विल इक्वल टू मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH हाउ मच? 1.5, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ NaOH इज 1.5 एंड मोल ऑफ वाटर इज 10, दैट इज बेसिकली 1.5 डिवाइडेड बाय द 11.5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 0.13। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। और वहीं पे अगर आपसे मोल फ्रैक्शन वाटर का पूछ देता तो हम लोग क्या कर देते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, राइट। क्लियर? होप आपको समझ में आई होगी बात मोल फ्रैक्शन की। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोलैलिटी को डिस्कस किए थे, अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किए। हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशन को भी स्टडी करना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का जो रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो खुद से भी ये डिटरमाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इधर मैं आपको निकाल करके ही बता देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट के सॉल्वेंट का? तो सॉल्यूट का। So our next topic is relation between mole fraction and molarity, नहीं मोलैलिटी, राइट। इसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली सॉल्यूट सॉल्यूट इन कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी आपको दिया हुआ है, सपोज इट्स मोलैलिटी इज स्मॉल m। कितना मोलैलिटी दिया हुआ है? स्मॉल m दिया हुआ है आपको इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी। तो आपको डिटरमाइन करना है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी स्मॉल m डिटरमाइन इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। हम लोग को मोलैलिटी दिया हुआ है स्मॉल m, पहले तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट डज मोलैलिटी मीन्स। तो मोलैलिटी ये होता है कितना के इक्वल में? इट इज बेसिकली इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट? kg। होता है नहीं होता है? हमारा होता है जी। अब देखिए तो पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो पर यूनिट मास मतलब 1 और मास किस में होना चाहिए? kg में। तो जब हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होगा तभी हमारा जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा वही मोलैलिटी। यही तो इसका डेफिनेशन में होता है। तो व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट पर kg होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 kg। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 1 kg मान लेंगे, देन मोलैलिटी कितना दिया हुआ हम लोग को? स्मॉल m। देन स्मॉल m
इट इज इक्वल टू बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में है तो 1 ही हम लोग लेंगे। दैट मीन्स यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना के बराबर में आ गया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम, मोलैलिटी के इक्वल में आ गया। कितना के इक्वल में आ गया, मोलैलिटी के इक्वल में। राइट, क्लियर, समझ में आई बात। हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका तो पहले फॉर्मूला देख लो आप। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट विल बी इक्वल टू बेसिकली मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए तो मोल ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हैं। हम लोगों को चाहिए मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो नाउ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, आसान है। नाउ मोल ऑफ सॉल्वेंट तो इट इज इक्वल टू मास के टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास आपको पता है, मोल निकालने के चक्कर में हमेशा टाइम पे हमेशा किस में होता है, ग्राम में होता है। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट का हम लोग मास मान चुके हैं 1 kg, लेकिन हम लोग को मास चाहिए ग्राम में, तो पहले kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। राइट, तो अब तो हमारा मोल ऑफ सॉल्वेंट में निकल जाएगा। नाउ तो मोल ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कितना ग्राम हो गया 1000 ग्राम, तो 100,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम लोग MW ही मान लेते हैं। कोई भी सॉल्वेंट वाटर रहेगा, बेंजीन रहेगा, कुछ भी रहेगा तो उसका हम लोग निकाल करके पुट कर सकते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना, तो अब हम लोग मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा, स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी डिवाइडेड बाय द मोल ऑफ सोल्यूट दैट इज मोलैलिटी प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो ये एक्सप्रेशन हमारा वापस से आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का, सोल्यूट का नहीं। किसका मोलर मास, हमेशा सॉल्वेंट का मोलर मास। राइट, आपको अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो मोलैलिटी निकल जाएगा। किसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली उसका क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है हमारा, ठीक है, आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होगी बात, आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, अगर मान लीजिए किसी केस में इफ सॉल्वेंट इज वाटर, क्योंकि मोर ओवर केस में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो इफ सॉल्वेंट इज वाटर, कहीं पे भी एक्वस सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट वाटर आ गया, तब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट कर जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय वाटर दैट इज बेसिकली H2O, और इसका मोलर मास निकालोगे तो आप आएगा 18 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय बेसिकली 18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इस केस में आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 55 पॉइंट समथिंग 55। राइट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कब, ये तभी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तब जब हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर, नहीं तो सॉल्वेंट कोई दूसरा रहेगा तो उसका मोलर मास यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को याद रखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वहाँ पे मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 55.5, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 होगा और 1000 में 18 से आप डिवाइड करोगे तो 55.55 समथिंग इस टाइप से वैल्यू आ जाता है। राइट, चलिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सपोज क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट what is the mole fraction of solute into molar
एक्वस सॉल्यूशन, इन 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, कोई किसी भी चीज़ का एक्वस सॉल्यूशन है कितना 2 मोलल, मोलल दिया हुआ है मतलब मोलैलिटी, अगर वहीं पे लिखा हुआ था 2 मोलर तो मोलैरिटी, क्योंकि इसी में आई टी वाई लगा देंगे तो मोलैरिटी है। ठीक है, पहचानने का तरीका स्मॉल m दैट मीन्स मोलैलिटी दिया हुआ है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन जैसे ही आपको दे दिया दैट मीन्स सॉल्वेंट आपका हो गया क्या चीज़ वाटर, तो सॉल्वेंट आपका है H2O और सॉल्वेंट H2O है तो उसके इसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखें क्या हम लोगों ने अभी देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज इक्वल टू बेसिकली मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस वाटर के केस में इट इज 55.5। पुट कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने को है दैट इज मोलैलिटी इट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 55.5, मतलब ये वैल्यू आ गया बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 57.5 और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.034। ठीक है, आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्ट हम लोग का आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर वहीं पे मैं बोल देता कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, तो वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1, तो सॉल्वेंट का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज 1 माइनस बेसिकली 0.034 दैट इज बेसिकली 6, ये हमारा हो गया 10 9 3 6 एंड 0.966, ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्वेंट का। क्लियर, होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बात। तो ये सब सारी बातें थी हमारी मोल फ्रैक्शन की और हमारा था कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर वाटर रहेगा तो वो हो जाएगा फॉर्मूला मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 55.5। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो अब हम लोग एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल में अब 2 ही कंसंट्रेशन टर्म बच गया हमारा। एक तो बच गया नॉर्मैलिटी जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। एक हमारा बच गया पार्ट्स पर मिलियन, छोटा सा टॉपिक है तो उसको हम लोग स्टडी करके अभी ख़त्म कर लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ppm जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं ppm। देखिए ये मैथमेटिकली किसके इक्वल में होता है पार्ट्स पर मिलियन और ppm इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और पर मिलियन है। मिलियन में कितना जीरो हमारा होता है 10 का पावर कितना, तो दैट इज 1 2 3 दैट इज 1000 100,000 1000 10,000 हमारा 100,000 एंड देन मिलियन दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 दैट इज 10 का पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 10 का पावर 6 से। तो व्हाट इज बेसिकली ppm, तो ppm इज नथिंग इट इज सिंपली द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर हाउ मच इनटू 10 टू द पावर 6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर क्या चाहिए हमारा मिलियन, राइट। आसान सा कंसंट्रेशन टर्म है। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तुरंत हो गया हमारा पर मिलियन निकालना है इसलिए 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग याद है अगर परसेंटेज वेट बाई वेट तो उसमें लोग परसेंटेज निकालना था मास बाई मास का, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज था तो आउट ऑफ 100 इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे पर मिलियन है इसलिए 10 का पावर 6, अगर पर बिलियन बोल देगा तो 10 का पावर 9। इस टाइप से हम लोग करके सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका $40 ग्राम ऑफ NaOH is present in
1 kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। एक 1 kg हमारा कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 40 ग्राम है। तो आपसे बोल रहा है कि आप उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए किस चीज़ में, ppm में, राइट। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 kg। हम लोग इसका आंसर बना रहे हैं। एंड मास ऑफ NaOH जो कि हो गया बेसिकली सॉल्यूट, उसका हमारा हो गया 40 ग्राम, राइट। तो ppm का एक्सप्रेशन लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। 40 ग्राम में ले लिए, मतलब सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में लेंगे, केजी में नहीं, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, दैट इज 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम मतलब 1 2 3 इंटू 10 का पावर हाउ मच, 6, तो 10 का पावर 6। तो यहाँ पे 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 से 6 कितना बने करेगा, 10 का पावर 3 में, तो 40 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना ppm इज द आंसर। बस सिंपल।